Okay, so let's start the cell cycle. Remaining part, let's try to end this chapter in the upcoming 50 minutes. Let's start M phase. अगर सवाल आए कि सबसे ड्रामेटिक फेज कौन सा है, एम फेज. ठीक है, इसमें क्या होता है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होती है. देखो बेसिकली एम फेज मतलब हम यहाँ माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस में था पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम ऐसे ऐसे साथ साथ थे ये यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे हो जाएंगे. और टीलोफेज में हमारी जो कैरियोकाइनेसिस है और जो साइटोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो जाएंगी. और ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये शायद पोल्स की तरह मतलब ये क्रोमैट मतलब ये क्या होता है, पोल की तरफ जाता है, इसमें से एक में कुछ और होता है. ठीक है, तो अब एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं. सबसे ड्रामेटिक फेज की बात करें तो एम फेज. एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, मोस्ट ड्रामेटिक फेज. मेजर रीऑर्गेनाइजेशन है इसमें. अब इसमें क्या हो रहा है, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट प्रोजेनी, मतलब वो तो सेम रह रहे हैं तो इक्वेशनल डिवीजन वो एम को कहते हैं. कन्वीनियंस, माइटोसिस को डिवाइड करने के 4 में न्यूक्लियर डिवीजन हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन. इस पूरे एम फेज को ये कह रहा है कि ये है किसका फेज, मतलब ये जो एम फेज है कैरियोकाइनेसिस. इस कैरियोकाइनेसिस को हमने, अब एम फेज में क्या है, एक कैरियोकाइनेसिस है, दूसरा साइटोकाइनेसिस है. कैरियोकाइनेसिस को 4 फेज में डिवाइड किया है, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फिर इसके बाद होगी जाके आगे साइटोकाइनेसिस. ठीक है, इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन कैसा है. इट इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस. लाइक प्रॉपर आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि बस आप प्रोफेज का गेट बंद, एनाफेज का करो. ये प्रोग्रेसिव है, ये साथ साथ चलते रहते हैं. शायद ये यहाँ ख़त्म हो और ये यहाँ शुरू हो गया था, प्रोफेज यहाँ ख़त्म हुआ लेकिन एनाफेज यहीं शुरू हो गया, मतलब सॉरी मेटाफेज यहीं शुरू हो गया था, मेटाफेज यहाँ ख़त्म हुआ, एनाफेज यहीं शुरू हो गया था. ठीक है, तो आप प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि इट इज़ अ प्रोग्रेसिव इवेंट. ठीक है, अब 4 स्टेजेस कौन कौन सी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. इसमें सबसे लंबा कौन सा है, प्रोफेज, लॉन्गेस्ट. और शॉर्टेस्ट कौन सा है, एनाफेज. ठीक है, और टीलोफेज में क्या होता है, जो भी हमने प्रोफेज में करा उसको रिवर्स कर दो. सो लॉन्गेस्ट फेजेस देखो PMA, सॉरी ऐसे नहीं, इसको ऐसे लर्न करते हैं, PMAT. स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, PMAT, और ये इसका बिल्कुल रिवर्स कर देना है. ठीक है, अब प्रोफेज को समझते हैं. इसमें क्या होगा, पहली स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, किस किस के बीच में होती है, ये G2 और G1 के बीच में होता है एम फेज हमारा, G2 और G1. इसमें क्या बोला है, फॉलो द SN-G2, द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोमाइटोकॉन्ड्रिया, फॉलो द SN-G2 फेज ऑफ इंटरफेज. इन एस फेज DNA डुप्लीकेशन हुई थी. G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल आर फॉर्म बाय नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइन. अच्छा ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्रोमोसोम है, जब ये थोड़ा सॉरी ये DNA है, ये DNA है ऐसे 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 ऐसे. जब ये DNA एक दूसरे के साथ थोड़ा इंटरवाइन हो रहा है तो इसको क्रोमैटिन कहते हैं. और जब ये बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक्ड हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं. अब हमने ये पढ़ा था कि हमारा DNA का कंटेंट डबल हो गया था S में. अगर पहले 2C था तो S के ख़त्म होते होते तक 4C हो गया था. अब DNA का कंटेंट तो डबल हो गया लेकिन वो कैसा है, डिस्टिंक्ट नहीं है, एक दूसरे में ऐसे इंटरवाइंड है. ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होगा, सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटीरियल. क्रोमोसोम का जो मटीरियल है उसमें कंडेंसेशन होगा. जो DNA ऐसे खुला पड़ा है उसके क्या बन जाएंगे, उसके क्रोमोसोम्स बन जाएंगे. जो ऐसे DNA सेल में ऐसा खुला पड़ा है इसके क्या बनेंगे, क्रोमोसोम. तो कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी. क्या शुरू हो जाएगी, कंडेंसेशन. क्रोमोसोम का मटेरियल अनटैंगल होगा, इससे अनटैंगल होकर प्रॉपर इसमें ठीक है, और क्रोमैटिन कंडेंसेशन होती है. सेंट्रोसोम, जो ये सेंटर में पार्ट होता है, सेंट्रोसोम विच अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज नाउ बिगिन टू मूव. ओके, सेंट्रोसोम सेल में होते हैं इस तरह के, जिसमें सेंट्रियोल ऐसे 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं. ये अब किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, पोल की तरफ, क्योंकि इनसे निकलते हैं फिर स्पिंडल फाइबर जो इनको इक्वेटर पे आके जोड़ते हैं. ठीक है, तो ये सेंट्रोसोम जो है किसकी तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगी, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगी. और जैसे जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो क्रोमोसोमल मटीरियल है वो कंडेंस होकर एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना लेगा. ठीक है, क्रोमोसोम को देखा जाता है कि क्रोमैटिन अटैच होते हैं टुगेदर एट सेंट्रोमेयर. ठीक है, सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग बिगिन टू मूव टू ऑपोजिट पोल. ठीक है, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर. तो ये सेंट्रोसोम है,
इससे बाहर निकलने वाली जो चीज़ें हैं इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं, इनको हम एस्टर कहते हैं। दो एस्टर एक साथ मिलती हैं, ये यहाँ से एस्टर और यहाँ से एस्टर, ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक स्पिंडल फाइबर। दो एस्टर एक साथ मिलके क्या बनाती हैं, टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म। अच्छा, माइटोटिक एपरेटस, क्या आइडिया तुम्हें। तो ऐसे 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 यहाँ पे क्या निकलेंगी, क्या कहते हैं वो, क्या निकलती हैं यहाँ पे एस्टर निकलती हैं और स्पिंडल फाइबर ऐसे होता है। तो एस्टर और ये पूरा साथ में मिलकर क्या बनाता है हमारा, माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस। तो अभी तक पता नहीं नीट में क्वेश्चन आया है कि नहीं है, बट इट कैन बी पोटेंशियल क्वेश्चन इन दिस कि माइटोटिक एपरेटस इस माइटोटिक एपरेटस में क्या क्या होता है। तो एक होती है इसमें एस्टर और दूसरी होती है इसमें स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो अब तक हमने जितना पढ़ा है एक बार इसको मेटाफेज को ख़त्म करके उसको रिवाइज कर लेते हैं। सेल जो है वो प्रोफेज के एंड में जब माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ना उसमें गोल्जी दिखती है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना न्यूक्लियस, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, इसमें डिजनरेट हो रही है। इसमें सारा सारा कंटेंट ऐसे ऐसे बिखरा पड़ा है, इसमें कंटेंट देखो लाइन में आना शुरू हो गया, क्रोमोसोम बनना शुरू हो गए। तो ये डिफरेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब एक बार स्टार्टिंग से आंखें बंद करके रिवाइज करते हैं, क्या है जो बच गया उसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा हमेशा चलती रहती है किसी भी सेल में। सबसे पहले हम सिंगल सेल होते हैं, फिर हम बहुत सारी डिविजन्स करके मल्टीपल सेल बनते हैं, और यही था इसमें डिवीजन और सेल। अब इसमें सेल साइकिल की बात करते हैं कि सेल का साइकिल क्या होता है। इसमें सबसे पहले तो न्यूक्लियस की ग्रोथ होती है, फिर हमारे सेल की जो ऑर्गेनेली है या प्रोडक्ट है उनकी डिवीजन होती है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पूछे कि ये सेल साइकिल के इवेंट कौन कंट्रोल करता है, तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। ये कौन होते हैं, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। सेल साइकिल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, जेनेटिकली कंट्रोल पढ़ ली। हाँ, डीएनए सिंथेसिस सिर्फ एक में होगा, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, साइटोप्लाज्मिक हमेशा ग्रोथ बढ़ती रहती है। फिर हम फेजेस पे आ गए। फेजेस में आके हमने देखा ह्यूमन को लगते हैं 24 घंटे, जिसमें से 23 घंटे वो सिर्फ इंटरफेस में होता है। 1 घंटे में वो अपना एम फेस में जाता है, 95% टाइम यहीं पे लग जाता है। ईस्ट को लगते हैं 90 मिनट, इकोलाई को लगते हैं 20 मिनट। इस पूरे टॉपिक में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एम फेस। हमने देखा एम फेस का मतलब है माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जितने क्रोमोसोम पहले थे उतने ही क्रोमोसोम बाद में रहेंगे। मतलब जितना एंप्लॉयडी थी उतनी ही सेम सेप्लॉयडी रहती है, और ये हमने लाइन यहाँ पे पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पहले होती है कैरियोकाइनेसिस, फिर होती है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फिर साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म टूटता है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस अपने 2 डॉटर सेल में जाके बढ़ जाता है। फिर होती है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज जो है ये इंटरवल होता है किसके बीच में, माइटोसिस के बीच, मतलब एम फेज और S फेज के बीच का जो है वो G1 होता है। इसमें क्या होती है, मोस्टली सारी ऑर्गेनेली बनती है, साइटोप्लाज्म का वो इंक्रीज होता है और सेल जो है वो प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। जिसको यहाँ इस बीच में अपने आप को नहीं डिवाइड कराना, जैसे कि हमारे हार्ट सेल वगैरह, वो चले जाता है क्विंसेंट स्टेज या G0 स्टेज में। फिर G0 स्टेज में चला जाता है, फिर जब उसको ज़रूरत होती है तब उसको बुलाया जाता है, और वो जहाँ से सस्पेंड हुआ होता है वहाँ से आके दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है। ये देखो सम से ऐसे एडल्ट जो एनिमल सेल है, वो हार्ट सेल, ये सब ये ओकेजनली अगर इनमें कोई रिप्लेस करना हो, इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए तो ही आ पाते हैं, वरना ये फर्दर डिवाइड नहीं करते, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। और G1 स्टेज कैसी है, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है। एस फेज में डीएनए जो है वो डबल होता है और सेंट्रियोल जो है वो डबल होता है। डीएनए का कंटेंट डबल होता है और सेंट्रियोल जो है वो डबल हो जाते हैं। डीएनए का कंटेंट डबल होता है और सेंट्रियोल डबल हो जाता है। 2C हो तो 4C हो जाता है। एनिमल सेल में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होती है। और G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। G2 फेज में क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस, जो बचे बुचे ऑर्गेनेली हैं वो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला कि एनिमल में जो माइटोसिस है वो देखी जाती है यूजुअली सारे के सारे डिप्लॉइड्स में, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, मेल ड्रोन भी। बाकी प्लांट्स में तो सब हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में चलता है सीन। एम फेज बोला सबसे ड्रामेटिक है, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं इसको। और इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होती है जो कि प्रोग्रेसिव चलती है, फिर साइटोकाइनेसिस। इसके 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट होता है, एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट होता है, और ये जो है ये रिवर्स ऑफ प्रोफेज होता है। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में सबसे पहले आपने जो एस फेज में करा था और जो G2 फेज में करा था वो सारा का सारा ऐसे बिखरा सा पड़ा हुआ होता है, तो हम उसको सेट करते हैं। पहले सबसे पहले कंडेंसेशन होती है, इसको क्रोमैटिन कंडेंसेशन कहते हैं। हमारा क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाता है, ताकि हम उस पर अच्छे से काम कर सके। सारी की सारी ऑर्गेनेली जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। इसमें हमने पढ़ा कि जो सेंट्रियोल है जो उसमें एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था वो पोल्स की तरफ जाता है, और इससे बाहर क्या निकलती है, एस्टर और स्पिंडल फाइबर मिलकर एक अपरेटस बनाते हैं जिसका नाम है माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस,
ये हमने पढ़ा था और हमने यही पढ़ा था, इसमें एंड फेज में एंड तक आते थे क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोफेज का पूरा खत्म। अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस, फिर मियोसिस पे आएंगे। मियोसिस 1 थोड़ी सी 1-2 पेजेस समझने वाला, मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली दिस। तो कुछ खास बचा नहीं है इस चैप्टर में, फटाफट इसको निपटाते हैं।